स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग भाई क्लास को। तो हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन के, जय हनुमान जी सभी लोगों को जी नमस्कार, ठीक है। गुड इवनिंग सब ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री का जो है बैच चाहते हैं, कि हिस्ट्री के थ्योरी जो है बैच चाहते हैं, ठीक है, अगर आप, तो ये जो है क्या है, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का थ्योरी बैच है। इसमें आपको डेली 10 बजे से मैं आपको लाइव आके पढ़ाता हूँ। तो इसमें इसके थ्योरी, इसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी थ्योरी कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें क्लास पीडीएफ, डाउट सेशन, साथ ही आपको बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट इसमें समझाए जाते हैं। तो ये आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा थ्योरी का बैच है। तो इसका प्राइस हमने 99 रखा है। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का एक हमारा जो है पीवाईक्यू बैच भी है, पीवाईक्यू बैच है। तो इस पीवाईक्यू बैच में हम लोग क्या है भाई, पीवाईक्यू बैच है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसमें हम लोग जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम हैं, जैसे आरओ हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं या किसी अलग स्टेट पीसीएस में, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक खत्म होता है उसके जस्ट बाद हम लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये बैच भी आप जो है परचेज कर सकते हैं, ये भी 99 का है। दोनों बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बैच 149 का है, ठीक है, 149 का है, कॉम्बो बैच है। इसमें आपको जीएस के साथ साथ इसके पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। तो पहले थ्योरी क्लास, फिर एमसीक्यू क्लास। तो 10 से 11 थ्योरी, फिर 11 से 12 हम लोग एमसीक्यू क्लास करते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बताएंगे भाई, सभी लोगों को स्वागत है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बताना है कथन और कारण से रिलेटेड है, कथन और कारण। तो पहला ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल से अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो क्वेश्चन नंबर है 1, राइट। इससे क्या हो जाएगा ये आप लोग बताएं फटाफट। क्या हो गया भाई, इसमें क्या हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 1, राइट। इससे क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन रहे आप लोगों के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भाई, कथन कारण दोनों सही है, आर्य की व्याख्या भी है। थोड़ा सा फास्ट सेशन चलेगा आज, आप लोग बताएंगे भाई, ठीक है। रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट सेशन करेंगे, ठीक है। और इसका अगर कंप्लीट बैच चाहते हैं तो हम लोग के साथ आप एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। इसके बारे में बताएं, राइट। इससे क्या हो जाएगा, बोथ आर राइट, ठीक है। तो बोथ राइट विद एक्सप्लेनेशन, राइट। इससे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, राइट। इससे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर अगला है, ये आपको बताना है, राइट आंसर। ये बताना है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व का जो है घोषित किया। तो यह बताना है कौन थे भाई, इनके बारे में बताना। तो भीमबेटका केव्स कहाँ पर है, भीमबेटका केव्स है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है, वहां पर स्थित भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स में क्या है, जब मानव अपने आरंभिक अवस्था में था, जब शुरुआती एकदम स्टेज पे था, तो इसने क्या है भाई, पेंटिंग्स वगैरह करना सीखा था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं भीमबेटका केव्स। इसको यूनेस्को ने क्या है, अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। तो आपको बताना है कौन से इतिहासकार है जिन्होंने इसको देखा और इसके महत्व को समझा, ठीक है, राइट। इससे क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बताएं भाई फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज, जी सी ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग। और भी लोग आंसर करो भाई फटाफट। इनका नाम क्या है, इनका नाम है वी एस वायंकर, इनका नाम क्या है, वी एस वायंकर, बिल्कुल सही। जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं, राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पशुपालन का साक्ष्य। देखो पशुपालन की शुरुआत कहाँ से मिलती भाई, तो दो जगह आप लोग याद रखना, दो जगह पशुपालन के बारे में याद रखना। एक राजस्थान में जगह है, इसका नाम है नागौर, इसका नाम क्या है, राजस्थान में जगह है नागौर। और एक मध्य प्रदेश में जगह है, इसका नाम है आदमगढ़। तो यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज मेसोलिथिक पीरियड इज राइट। और मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है भाई, लगभग लगभग 10 के से लेकर, ठीक है, लगभग 12,000 बीसी से लेकर 12,000 से 10,000 बीसी के आसपास जो है इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेसोलिथिक पीरियड इज राइट। तो इसमें क्या है, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। कृषि के साक्ष्य भारत में कहाँ पे मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य अगर हम लोग बात करें, देखो नवीनतम खोजों के हिसाब से बात करें
तो जगह है लोहरा देव, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लोहरा देव। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये जो है क्या है, नवीनतम जो है क्या है, यहाँ से नवीनतम जो है कह सकते हैं यहाँ पर खोज हुई, तो इसके आधार पर लोहरा देव। पहले हम लोग क्या है, मेहरगढ़ को मानते थे, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ में क्या है भाई, मेहरगढ़ में जौ और गेहूं का साक्ष्य, गेहूं और जौ प्लस कपास का साक्ष्य यहाँ से मिला है, ठीक है। और एक जगह है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम है कोलढीवा, उत्तर प्रदेश में है कोलढीवा, ठीक है। यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से भी चावल का साक्ष्य मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर भाई? तो नियोलिथिक एज में। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोलढीवा हो गया, लोहरा देव हो गया जी, ठीक है। तो अभी जो है नवीनतम साक्ष्य के आधार पर क्या है, लोहरा देव को माना गया है भाई सबसे प्राचीनतम जो है माना गया है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ये बताना है कि निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल में, निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल में हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको बताना है। राइट, इससे क्या हो जाएगा, तो राजस्थान से बागौर, बीरभानपुर, महादहा, ये कहाँ पर? ठीक है, दो जगह है उत्तर प्रदेश में, एक का नाम है दमदमा, एक का नाम क्या है, दमदमा, प्रतापगढ़ के पास है, और एक जगह का नाम है महदहा, महदहा, ठीक है। और एक जगह है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ठीक है। तो महदहा से क्या मिले भाई, महदहा से हड्डी के उपकरण, महदहा से क्या है, हड्डी के आभूषण, हड्डी के आभूषण मिले हैं यहाँ से, ठीक है। और दमदमा से क्या है, कई सारे शवों का साक्ष्य मिला है, कई सारे शवों का साक्ष्य मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर भाई? याद करने का ट्रिक क्या है भाई, इसका याद करने का ट्रिक बता सकते हो आप लोग क्या है भाई? तो याद करने का ट्रिक दमदमा, दमदमा मतलब क्या है भाई, जैसे मरने के बाद क्या है, लोगों का दम घुट जाता है, वैसे दमदमा। महदहा, महदहा में क्या है, हड्डी के उपकरण, ऐसे करके याद कर सकते हो। दोनों प्रताप, दोनों क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दोनों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा या लंगनाथ से, ठीक है। तो एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो दमदमा से क्या है भाई, दमदमा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दमदमा। और महदहा से क्या है, हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं महदहा से। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, महदहा से मिले हैं जी। क्लियर है यहाँ तक? जी भाई, स्वागत है सभी लोगों का, सुप्रभात जी, राधे राधे। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है, खाद्यान्नों की कृषि, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई है? ठीक है, अगर आपसे पूछ ले खाद्यान्नों की कृषि पूछ ले, या पूछ ले स्थायी निवास की प्रवृत्ति, स्थायी निवास की प्रवृत्ति, या पहिए का आविष्कार, या मानव द्वारा आग का प्रयोग करना कब सीखा गया है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, नियोलिथिक एज हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियोलिथिक पीरियड। राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है यहाँ तक? जी, प्लीज लाइक एंड शेयर भी करना है भाई सभी लोगों को। कोई डाउट है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16? आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यस, अब अगला क्वेश्चन चलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भाई, ये इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? इनाम गांव किस राज्य में स्थित इनाम गांव? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या जो है या जो है क्या है, गुजरात में। तो इनाम गांव क्या है, ताम पाषाण कालीन स्थल है इनाम गांव। तो आपको बताना इनाम गांव कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। नवदा टोली कहाँ पर स्थित, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है भाई, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इनाम गांव हो गया, नेवासा हो गया, ये सभी कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित, और ये क्या है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में आते हैं, ठीक जी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जल संरक्षण के जो है मिले हुए हैं, प्रमाण मिले हुए हैं? धौलावीरा मतलब क्या होता है, धौलावीरा मतलब होता है सफेद कुआं, इसका मतलब होता है सफेद कुआं। ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये स्थित है गुजरात में, और ये क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से सुनामी का साक्ष्य मिला है, सुनामी का साक्ष्य, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है यहाँ से एक स्टेडियम का साक्ष्य, स्टेडियम का साक्ष्य, ठीक है। और यहाँ पर एक 10 अक्षरों का शिलालेख भी मिला है।
10 अक्षरों का शिलालेख, साइन बोर्ड टाइप का है, जैसे लग रहा है किसी चीज़ का प्रचार किया जा रहा हो। और यहाँ पर सोसाइटी 3 भागों में डिवाइडेड है। तो जो लोग ऊँचे पे मतलब क्या है ऊपरी टीला, मध्यम टीला और जो है क्या है निचला निचला दुर्ग, ठीक है? तो सोसाइटी क्या है 3 भागों में यहाँ पर डिवाइडेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा इज़ राइट। और धौलावीरा क्या है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। लोथल किस रिवर पर स्थित है? तो भोगवा रिवर पर स्थित है लोथल, ठीक है? लोथल क्या है? एक बंदरगाही शहर था, पोर्ट सिटी था। लोथल से क्या-क्या मिलता है? युगल समाधान। युगल समाधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से, ठीक है? क्या और जो है धान के साँचे कहाँ से मिले हैं? धान का साँचे लोथल से मिला है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है भाई? मोहनजोदड़ो मतलब होता है मृतकों का टीला, सिंधु रिवर पर स्थित है। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। और कालीबंगन की खोज करी है अमलानंद घोष, ए.के. थापड़, बीबी लाल। तो अमलानंद घोष को याद रखना है। और ये क्या है? घग्घर रिवर पर राजस्थान पर स्थित है। यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य, अग्नि की वेदिका यज्ञ करने के लिए ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगन से मिली है। कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, ये जो है इसका मतलब होता है, ठीक है? अब ये बताना है राइट आंसर से क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बारे में बताओ, इसका आंसर बताना है। तो चूहंदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कुंतासी हो गया, हुलास हो गया। तो ये आपको बताना है यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है? चूहंदड़ो कहाँ पर स्थित? पाकिस्तान में स्थित है चूहंदड़ो, इसके बारे में बताना है। राइट आंसर इस बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, देखते हैं भाई। तो राइट आंसर क्या देखते हैं, एक बार आप लोग भी अटेम्प्ट कर लो। चलो, तो चूहंदड़ो कहाँ पर है भाई? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से क्या है? सरसों का साच मिला है चूहंदड़ो से, ठीक है? दूसरा है फिर हड़प्पा। हड़प्पा क्या है भाई? हड़प्पा से में तिल, सस्मे सीड हो गया। फिर कुंतासी समय क्या है भाई? कुंतासी समय कोंदो मिलेट हो गया, ठीक है? मिलेट हो गया। फिर यहाँ से हुलास, उत्तर प्रदेश में स्थित हुलास सहारनपुर में। तो यहाँ से क्या है? धान का साच। राइट इससे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? राइट इससे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट रहेगा आज का सेशन, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर करें भाई, ठीक है? राइट आंसर से क्या हो जाएगा ये बताना। हड़प्पा स्थलों में कौन सा सिंध में स्थित है, ये आपको बताना। कौन सा सिंध में स्थित? क्वेश्चन नंबर 35। आ जाएगा भाई करंट अफेयर्स भी। क्वेश्चन नंबर 45 इसके बारे में बताना है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ठीक है? तो पहला ऑप्शन बताना है भाई हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, चूहंदड़ो या सुरकोटदा। तो राइट आंसर है सिंध में। हड़प्पा संस्कृति कौन से सिंध में स्थित है, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। और चूहंदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज, ठीक है? तो 2 3 इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इज राइट। हड़प्पा कहाँ पर है भाई? माउंट ओवरी जिला है, वहां पर स्थित हड़प्पा। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 इज राइट। हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट ओवरी जिले में है। और सुरकोटदा कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये क्या है? बंदरगाही शहर था, बंदरगाही शहर था। और यहाँ से घोड़े की अस्थियों का प्रमाण मिलता है। यहाँ से क्या है? घोड़े की अस्थियों का प्रमाण यहाँ से मिलता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ से स्टेडियम के साथ, तो स्टेडियम के साथ सुनामी के साथ, ठीक है? जल प्रबंधन तकनीक, यहाँ पर क्या है? जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। वाटर वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, है ना? तो ये बताना है कौन सा स्थल था? कुराल है, मोहनजोदड़ो है, मांडा है या देसलपुर है? तो किन हड़प्पा से जो है क्या है? स्टेडियम का साथ, ठीक है? तो जो मैंने अभी बताया था स्टेडियम सुनामी का साथ, ये कहाँ से मिला था भाई? ये मिला था जो है धौलावीरा से। धौलावीरा से भी स्टेडियम मिला है, ठीक है? जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा ही जाना जाता है। अब इसमें से बताना है क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ठीक है? क्लियर भाई? तो ये क्या है भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुराल इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुराल, ठीक है? तो कुराल जो है क्या है? ये जाना जाता है, ये जाना जाता है स्टेडियम के साथ मिले हैं कुराल से। राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है कि कौन सा रिवर पर स्थित है, ये आपको बताना है। इसके बारे में बताना है। तो हड़प्पा संस्कृति बताना है, रिवर बताना है। क्वेश्चन नंबर 37। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा किस रिवर पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी रिवर पर, ठीक है? रावी रिवर पर स्थित हड़प्पा। कालीबंगन किस रिवर पर स्थित है? कालीबंगन। तो कालीबंगन स्थित है भाई घग्गर रिवर पर, राजस्थान में स्थित है। और लोथल किस रिवर पर स्थित है? लोथल स्थित है भोगवा रिवर पर, लोथल स्थित है। और रोपड़ किस स्थल पर स्थित है? रोपड़ स्थित है सतलज रिवर पर। रोपड़ की खोज किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने इसकी खोज करी थी।
और इसमें जो है मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है यहाँ से। मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? रोपड़ से मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब डिस्कस ही कर चुके हैं भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3214 इज राइट। ठीक है, 3214 इज राइट। राइट आंसर इज ए, ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ये बताना है कि सही सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 38, इसके बारे में बताना है। ये बताना है हड़प्पा कालीन स्थल और स्थिति बताना है। मांडा कहाँ पर है, दैमाबाद कहाँ पर है, कालीबंगन कहाँ पर है, राखीगढ़ी कहाँ पर है। ठीक है, तो मांडा कहाँ पर स्थित है भाई? चिनाब रिवर पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पर स्थित है? एक बार आप लोग अटेम्प्ट करो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज, ठीक है, तो मांडा कहाँ पर स्थित है भाई? जी जी, ओके, ठीक है। इसके बारे में बताना है। मांडा कहाँ है? चिनाब रिवर पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा रिवर पर। रिवर का नाम क्या है? प्रवरा, गोदावरी की सहायक रिवर है। जम्मू कश्मीर में कौन सी रिवर है? चिनाब रिवर है। ठीक है, कालीबंगन घग्घर रिवर है राजस्थान में, घग्घर। राखीगढ़ी क्या है? हरियाणा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3412 इज राइट। 3412 इज राइट। और राखीगढ़ी की बात करें तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार इसका आकार था। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। इसका एरिया कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया था। इसका सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? इसका नाम है सूतकांगेडोर। ये किस रिवर पर है? ये स्थित है दास्क रिवर पर, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल है मांडा। मांडा कहाँ पर है? सॉरी, सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद। दायमाबाद, तो दायमाबाद कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा रिवर पर है, गोदावरी की सहायक रिवर है। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब रिवर पर है। रिवर का नाम क्या है? चिनाब। ठीक है, और सबसे पूर्वी स्थल है, इसका नाम है आलमगीरपुर। इसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये स्थित है हिंडन रिवर पर। ये कहाँ पर स्थित है? हिंडन रिवर पर स्थित है आलमगीरपुर। इसका एरिया कितना था भाई? एरिया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर इसका स्क्वायर एरिया था। ठीक है, क्लियर भाई। इसके बारे में जानकारी जानकारी किसने दिया था? जॉन मैसन ने इसके बारे में जानकारी दिया था। और बैटन बंधुओं ने इसके बारे में, बैटन बंधुओं ने इसका पता लगाया था। कौन से बंधु हैं? बैटन बंधु। 1853 में लाहौर और इसके बीच में भाई, लाहौर और कराची के बीच में रेल की लाइन बिछाई जा रही थी, तो बैटन बंधुओं ने इसके बारे में पता लगाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये किस रिवर पर स्थित है? हिंडन रिवर पर है। हिंडन किसकी सहायक रिवर है? यमुना की सहायक रिवर है हिंडन। ओके जी, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 39, इसके बारे में बताना है। लोथल, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, है ना, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ से क्या मिला है भाई? यहाँ से मिली है नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग स्टेचू मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या चीज़ें मिली हैं? ओरल बता रहा हूँ, सुन लो केवल। ठीक है, मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई भाई? ठीक है, तो एक तो पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिसकी दाढ़ी वगैरह बढ़िया सजी हुई एकदम, है ना, पुरोहित की मूर्ति हो गया, नर्तकी की मूर्ति हो गया। और क्या क्या चीज़ें मिली भाई मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, जिसमें एक व्यक्ति जो है क्या है, योग की मुद्रा में बैठा गया है। उसको बोला गया है ये क्या है भाई? ये भगवान शिव को जोड़ा गया। पशुनाथ, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। ठीक है, उसके अगल बगल क्या है? पशु है, जिसमें गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, चीता है, ये सारे जो है क्या है, जानवर दिखते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये भी ध्यान में रखना। और मोहनजोदड़ो में क्या है? हर घर में कुआं, हर घर में शौचालय। वृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। वृहद अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ध्यान में रखना। कालीबंगा से क्या है भाई? जुता हुआ खेत, अग्नि की वेदिका और ऊंट की हड्डियां। कालीबंगा राजस्थान में घग्घर रिवर पर है, हनुमानगढ़ जिला स्थित है। ठीक है, हड़प्पा से क्या है? एक RS-37 जो है समाधान मिला है। और लोथल से क्या है? गोदीवाड़ा मिला है। लोथल से, लोथल क्या है? गोदीवाड़ा। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत का कार्य होता है उसे बोलते हैं डॉकयार्ड। जहाँ पर जहाज की मरम्मत होती है उसे बोला जाता है डॉकयार्ड। उसे क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। जी, क्लियर जी। हाँ, चूहनदड़ों से मेकअप किट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना भाई। ठीक है, तो ये हो गया भाई टॉपिक आपका। अब ये बताना है, ये बताना है। अब बहुत डिटेल में हमने चीज़ें करा रखी है, रिवीजन है, तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। क्लास में बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप जाएंगे घटना चक्र वाली सीरीज़ देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे इसमें। यस, गुड इवनिंग नजमा, स्वागत है आपका भाई। बताएं।
पूछा गया मन का। मन का समझते हो? मन का मतलब होता है माला बनाना। मतलब क्या है, लोग पत्थरों को जो है क्या है गूंथ के उसकी माला बना लेते थे। तो मनका से ये कंफ्यूज ना कर लेना कि मटका की बात कर रहा है, ठीक है। मन के बनाने के कारखाने। तो ये कहाँ से मिला है? चूहनदड़ों से और लोथल से। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज 1 एंड 4 इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 4 इज राइट। तो चूहनदड़ों और लोथल से मिला है जी। नमस्कार भाई मनु चौहान जी। जी अ, ठीक है। तो आई होप ये एकदम क्लियर होगा आप लोगों के लिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, अगर आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो इसका घटना चक्र का जो मैंने सीरीज़ बनाई हुई है एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़, उसको फॉलो कर लेना। बहुत डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। रिवीजन क्लास में हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो अगला बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताना, हड़प्पा संस्कृति में कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? ठीक है। तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। कौन सी रिवर है? घग्घर रिवर है, घग्घर रिवर। इसकी खोज किसने करी है? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष और ए के थापड़, ए के थापड़ और बीबी लाल, है ना, ये जो है इसकी खोज करी थी। और कालीबंगन से जुते हुए खेत का साँच, अग्नि की वेदिका, ऊंट की हड्डियां कहाँ से? कालीबंगन से मिली हुई हैं, ठीक जी। हाँ बिल्कुल, टाइम आकाश जी बिल्कुल 10 बजे कर देंगे। थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मैं इतना लेट क्लास के लेकर आता हूँ, लेकिन मैं अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। क्लियर भाई? अब कुछ भी कह लो कि पता नहीं क्या है, 11 बज ही जाता है ना। कुछ भी करते करते कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। रोपड़ की बात करें तो सतलज रिवर पर है रोपड़। कहाँ पर है रोपड़? पंजाब में है। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी। लेकिन आने वाले टाइम में मे बी कल से ही आपकी क्लास 10 बजे हो जाएगी, तो इसका यकीन रखिएगा। थोड़ा सा जो है मैं टाइम को जो है चेंज कर रहा हूँ, 10 ही बजे क्लास करूँगा, ठीक है। परेशान ना होना भाई, मैं खुद भी परेशान हूँ इस चीज़ से। आपसे ज़्यादा मुझे कष्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 इज राइट। राइट आंसर जी क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर है 43, ठीक है। बनावली कहाँ पर स्थित है? बनावली भी घग्गर रिवर पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी भी घग्गर रिवर पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। बनावली से क्या है, सड़कें कैसी मिली भाई? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं और यहाँ पर नालियाँ नहीं मिली हैं। तो बनावली से हमें एक टेराकोटा का हल भी मिला है, ठीक है जी। क्लियर जी यहाँ तक? जी लवली चौहान जी, सर नींद आने लगती है श्वेता। प्रशांत कह रहे हैं मजा आता है। 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो। ओके, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, ये आपको बताना है, ठीक है। जिन नदियों के तट पर बसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो सिंधु, चिनाब, झेलम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अब आपको बताना है। इससे बेसिक क्वेश्चन कोई हो सकता है भाई? सर इसी टाइम रहने दो, सोलंकी जी कह रहे हैं, ठीक है। 11 बजे सही है भाई। बताओ 45 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 इज राइट। 1 2 3 इज राइट। गंगा रिवर पर स्थित नहीं है। ठीक, समझ गए भाई। ये हो गया आपका सिंधु रिवर का रिवीजन हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन से जानवर से परिचित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बाघ से, दूसरा ऑप्शन है अश्व से, तीसरा ऑप्शन है हाथी से, चौथा ऑप्शन है बकरी से, पांचवा ऑप्शन है शेर से। तो क्वेश्चन नंबर है 46। तो आपको बताना है किससे परिचित नहीं है, ये आपको बताना है। राइट सर इस तो किससे परिचित नहीं थे भाई? राइट, इससे से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर। शेर और गाय का अंकन नहीं मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ अपनी क्लास में कि भाई देखो यहाँ पर बैल का तो बहुत महत्व, बैल को बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पूजा जा रहा है, बिल्कुल पूजा पाठ हो रही है। लेकिन गाय का कहीं गाय का कहीं पर जो है क्या है, नाम ही नहीं मिलता, गाय के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं आया है। और दोनों गौवंशी हैं, जब गाय आएगी तभी बैल आएगी। तो कोई बता सकता है भाई कि ऐसा क्यों? ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपके आंसर चेक करूंगा कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसका आंसर किया है। अगला चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, कॉटन जो है, कॉटन कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ है?
कपास की खेती का आरंभ मिस्र में, मेसोपोटामिया में, भारत में या कहाँ पर हुआ था? देखो, भारत में जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, पूरी दुनिया में इससे विकसित अर्थव्यवस्था, मतलब इससे विकसित जो है सभ्यता नहीं थी। बिल्कुल शहरी सभ्यता थी और बहुत ही सिस्टमैटिक इसका बसाव का पैटर्न है। आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी कहीं नहीं हो रहा है, बहुत सिस्टमैटिक है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हो विकसित सभ्यता कहाँ पर थी? भारत में थी, सिंधु घाटी सभ्यता। पहली बार कपास उपजाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है भाई? भारत में ही मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो अगर आप नवपाषाण काल में जाओगे तो मेहरगढ़ में ही जो है आपको जो है मेहरगढ़ से ही मिल जाएगा इसके साक्ष्य। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसी का आंसर आया भाई। गुड इवनिंग जी, टैलेंट जी। बिना गाय के बैल कैसे? वही मैं पूछ रहा हूँ, गैल नहीं तो बैल कैसे आया? वही बात है, वही बात है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही क्वेश्चन आप पलट के हमसे पूछ रहे हो भाई। ठीक है, मतलब हद है यार। आप लोगों से पूछा गया है इसका आंसर, है ना? ये यही मेरा क्वेश्चन मेरे ऊपर उल्टा ना डालो आप लोग। ठीक है, इसके बाद बताना है इसका आंसर। नहीं पता हो तो नो नो लिख के भेजो भाई, तो मैं बताऊं। पता है तो अच्छी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है ये आपको बताना है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, कैसी है? भाव चित्रात्मक है। मतलब क्या है? चित्र बने, पिक्टोग्राफिक है। ठीक है, और ये लिपि ऐसी है कि अभी तक इतिहासकार इसको पढ़ नहीं पाए, इसको पढ़ने में इतिहासकार सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, और ये जो है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है लिपि है लेकिन पढ़ी ना जा सके, इसकी स्थिति को क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसी को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक या आद ऐतिहासिक काल बोलते हैं जी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? गाय थी बट उसकी कोई संख्या नहीं मिला। अच्छा भाई, और क्या है? गाय का धार्मिक महत्व नहीं था उतना, इसलिए नहीं मिला। इन थोड़ा अच्छा अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। सर आप बताइए प्लीज, विनीता मौर्य। अच्छा ठीक है। देखो, आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे आर्य। भारत के जो स्थानीय लोग हैं, भारत की बहुत सारी जो है अनुसूचित जनजातियां या आदिवासी लोग हैं, इनका क्या मानना है? ये लोग जो है गाय वगैरह नहीं पालते हैं। इनका मानना है कि जो गाय का दूध है ये किसके लिए है भाई? ये उसके बछड़े के लिए है। ठीक है, तो अब उसका महत्व ही नहीं भाई, जब उनको दूध ही नहीं पीना है तो महत्व किस बात का? अब आर्य आएंगे, उनको जो है क्या है? गाय का दूध पीना है, दही खाना है, घी खाना है। ठीक है, तो गाय के लिए ही सारी जो है मारामारी। उनको कृषि भी नहीं आती, हड़प्पा वालों को तो चलो कृषि भी आती थी, अब बचा ही क्या जो है? ठीक है, तो ये जो है क्या है? गाय का दूध वगैरह पीते हैं, थोड़ा बहुत फल फूड वगैरह जो जानकारी होगी वही खाते, कृषि करते नहीं है। अब गायों के लिए ही सारी जो है लड़ाई है, गायों के लिए ही जो है युद्ध हो रहे हैं। गाय के लिए, जिसके पास ज़्यादा गाय हो गई वो जो है करोड़पति है। ठीक है, उसके पास पैसा है भाई। जैसे आज के समय चोरी हो जाए तो घर से पैसा चोरी होगा, उस समय चोरी होती थी गायों के लिए। लोग जो है राजा के पास पहुंचते थे, हमारी गाय चोरी हो गई भाई, बचाइए हमारी। ठीक है, तो सब कुछ क्या है भाई? गाय है। ठीक है, पूरा इकोनॉमी का सोर्स क्या है? गाय से स्टार्ट है, गाय से खत्म है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है भाई? जी। तो सारी की सारी चीजें हैं, जो है क्या है? सारी की सारी चीजें हैं, नीड की बात है। ठीक है, नीड की बात है। जहां पर नीड होगी, जहां पर जो है क्या है, जहां पर आवश्यकता है, जहां पर नीड है, वहां पर बायर अपने आप, मतलब वहां पर चीजें अपने आप डेवलप हो जाती है। जब तक नीड नहीं है तब तक सब बेकार है भाई। ठीक है जी, कल से फीवर है। अच्छा, तो ये किसी और के लिए है। ठीक है। क्लियर जी? यहाँ तक तो सब कुछ क्या है भाई? गाय से शुरू है, गाय से खत्म है, तो ये समझ लेना भाई। तो अब गाय का उतना महत्व तो है नहीं ऋग वैदिक काल में, मतलब हड़प्पा काल में। ठीक है, तो बताना है सप्त सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन इंडस सील। सील मतलब क्या है? सील मतलब मोहरों में सबसे जो है प्रचलित मोहर कौन सी थी? हाथी की थी, वृषभ की है, बुल की है, गैंडा की है या यूनिकॉर्न की है? अगर आप लोगों ने ऋतिक रोशन वाली मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, कितने लोगों ने देखी भाई? कमेंट बॉक्स से बताओ कितने लोगों ने ऋतिक रोशन वाली मूवी देखी है, तो इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे जो है प्रसिद्ध मूवी इनका जो है कौन सा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो ऋतिक रोशन के पास कौन सा मोहर होता है? एक सिंगा मोहर होता है। एक सिंगा मोहर होता है जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो एक सिंग का जो है क्या है? एक सिंगा यानी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यानी कि जैसे राइनो। ठीक है, राइनो जैसा बना होता है एक सिंगा, राइनो जैसा। ठीक है जी, क्लियर जी? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन इज राइट। यस, विराट सोलंकी, श्वेता जी। मोहनजोदड़ो मूवी का नाम है। ठीक है, इसमें ऋतिक रोशन ने जो है क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखो अभी तक एक चीज समझो, उस मूवी में क्या खास बात मैं आपको बताऊँ, कभी टाइम मिले तो देखना।
इतिहासकार अभी तक लिपि तो पढ़ नहीं पाए हैं, इनकी स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं पाए हैं, तो इनका प्रशासन कैसे चलता रहा है, इनके प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन उस मूवी में जो है इनके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता रहा होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं। हालांकि भाई इतना सब कुछ इनका सिस्टमैटिक है, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है, तो कोई ना कोई तो सिस्टम चलता रहा होगा, कोई ना कोई तो इसको ऑपरेट करता रहा होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक जी? देखा है जी? चलो फिर, नहीं देखा है तो कभी देख लेना टाइम मिले तो। अभी ना देखना, एग्जाम एग्जाम लगाओ, पता चले तो मूवी लगा के बैठ जाओ 3 घंटे, है ना? तो टाइम के हिसाब से जो शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया करो। अगला क्वेश्चन बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो इसके कई सारे नाम मिलते हैं। पहले हड़प्पा की खोज हुई तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। फिर कई सारे अन्य स्थल मिलने लगे सिंधु नदी के किनारे, तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। फिर इसमें जो है पता चला कि भाई इन्होंने तांबे के साथ जो है क्या है, तांबे और कांसे को तांबे को जो है तांबे के साथ टिन मिलाकर इन्होंने कांसा बना लिया, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और इसको जो है प्रथम नगरीकरण जो है अवस्था भी, प्रथम नगरीकरण काल भी बोला जाता है। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण किसे काल किसे बोलते हैं? 16 महाजनपद, फिर से नगरों का जो है क्या है निर्माण हो रहा है 16 महाजनपद के काल को। तो जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, मैके या वत्स साहब, किसने कहा है सिंधु सभ्यता का प्रयोग किसने किया है? 55 नंबर क्वेश्चन, राइट से क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मार्टिन व्हीलर। ठीक है, इनका नाम क्या है? मार्टिन व्हीलर ने अपनी बुक में जो है कौन सा वर्ड दिया है? सिंधु सभ्यता जो है वर्ड दिया है मार्टिन व्हीलर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर से क्या हो जाएगा? मार्टिन व्हीलर इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, मार्टिन व्हीलर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 55, राइट आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख सोर्स क्या है? ठीक है, जानकारी का सोर्स क्या है? अब मैंने आपको एक चीज़ पहले बताया कि भाई इनकी स्क्रिप्ट है लेकिन अब पढ़ ही नहीं पाए हैं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं भाई क्या खा गागा इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में तो कुछ जानकारी है नहीं। ठीक है, तो जो भी बातें होंगी किस आधार पर होंगी भाई? आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर, या आर्कोलॉजिकल खुदाई के आधार पर, या पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर सारी बातें होंगी। तो 56 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर इज सी ऑप्शन। सरकारी ऑप्शन वाले कौन कौन है भाई? देखिए, कोमल सरकारी ऑप्शन। देखो आप लोगों को सरकारी ऑप्शन इतना पसंद क्यों आता है? जहां पर आप उपयुक्त सभी देख जाते हो आपकी आंखें इतना क्यों चमक जाती हैं, मैं समझ में नहीं आता। आप लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? कुछ इसमें चुंबक उम्बक लगा रहता है क्या इस ऑप्शन में कि आपको खींच लेता है अपनी तरफ कि आओ मेरी तरफ आओ, बुला लेता हो आपको जो है? ऐसा क्या हो जाता है आप लोगों को ये ऑप्शन देखकर? ठीक है, मैंने अक्सर देखा है अगर ये ऑप्शन डाल दो तो बच्चा जो है मुझे लगता है उसको जो है तुक्का भी लगाएगा तो डी में तुक्का लगा देगा। तो आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं जहाँ सरकारी ऑप्शन दिख जाता है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो सी इज राइट, अमित वर्मा कह रहे हैं सी, नेहा फौजदार सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्कोलॉजिकल एविडेंस होगा, क्योंकि जो है क्या है कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला इसमें जो है पढ़ाया नहीं गया जी। ठीक है जी, अच्छा नो सर आप बताओ बी क्यों नहीं हुई? अच्छा, इंस्क्रिप्शन ऑन बैंक क्ले सील। अच्छा ये बताओ, कोई इनकी जो है एक चीज समझो यार, कोई चीज इनकी पढ़ी लिखी गई है क्या? अब जैसे पहला है कि स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तो शिलालेख जब पढ़े लिखे ही नहीं गए हैं, जब उनकी भाषा ही नहीं पढ़ पाओगे तो कहाँ से इनके बारे में कुछ आइडिया लगा लोगे जी? ठीक है जी, आर्कोलॉजिकल जी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, तो प्लीज़ आप लोगों को जो है कम से कम भाई अब चैनल के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि लाइक और शेयर करना है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई? प्रशांत जी आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यस नजमा, बहुत बढ़िया। ओके, तो समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, भारत में स्वतंत्रता के ये बताना है हड़प्पा को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को समझ पाया। ठीक है, इसके महत्व को समझ पाया इसके बारे में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर या एच डेल्स, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कौन है भाई हड़प्पा का उत्खनन करने वाला? ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी हड़प्पा की खोज किसने करी थी भाई इसकी सभ्यता की? तो इसके बारे में जानकारी पहली बार दिया था एक व्यक्ति है जॉन मैसन। इनका नाम क्या है? जॉन मैसन ने पहली बार इसके बारे में जानकारी दिया था। तो जॉन मैसन, इनका नाम क्या है? जॉन मैसन। फिर 1854 में 1854 में लाहौर से लेकर
कराची के बीच में जो है क्या है, कराची के बीच में एक रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक बिछ रहा था। तो रेलवे ट्रैक बिछने के दौरान मजदूर कहीं से जो है क्या है टीले से ईंटा उठा कर ला रहे थे। उस ईंट में जो है क्या खास बात थी भाई, वो आग में पकी हुई ईंटें थी और सारी ईंटों का साइज से बिल्कुल एक जैसा था। तो इसमें जो है दो ब्रदर्स थे, इनका नाम है बैटर्न बंधु, इनका नाम क्या है बैटर्न बंधु। इन्होंने इसके महत्व को समझा, बैटर्न बंधुओं ने क्या है इसको जो है पता लगाया, इसके बारे में समझा। फिर इसके बारे में जो है कौन है भाई, तो जॉन मॉर्सल है। कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 61, राइट आंसर के बारे में बताएं भाई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मार्शल इज राइट। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने किसको आदेश दिया है भाई, जॉन मार्शल ने आदेश दिया दयाराम साहनी को कि बच्चा हो खुदाई करो। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करी और यहाँ से जो है क्या है हड़प्पा साइट मिली। ठीक है, दयाराम साहनी ने, तो जॉन मार्शल ने क्या है इसके बारे में जो है इसके महत्व को समझ पाए थे, जॉन मार्शल। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, यस बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाव के चित्र कहाँ से मिले हैं, नाव के चित्र। ठीक है, तो बोट्स का जो है चित्र कहाँ से मिला है, कालीबंगन रोपड़ से, कालीबंग हड़प्पा और कोटजीजी से, मोहनजोदड़ो लोथल से, या धौलावीरा और भारको से। तो बोट का चित्र कहाँ से मिला है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 62, राइट आंसर बताना है भाई इसका आंसर। तो नाव के चित्र कहाँ से मिलते हैं ये आपको बताना है। जी, जी सर जी, यस। ठीक है, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इज राइट। मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या है भाई, नाव के चित्र या मॉडल मिले हैं मोहनजोदड़ो या लोथल से। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछा जाए भाई मानव के साथ, मैन के साथ डॉग को कहाँ पे दफनाया गया है, मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, रोपड़ से। कालीबंगन से क्या है, जुते हुए खेत का साज, अग्नि की वेदिका, और जो है क्या है ऊंट की अस्थियां, ताबीज, ये सभी कहाँ से मिला है भाई, ये मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, इसका मतलब होता है काले रंग रंग की चूड़ियां होता है जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। लोथल किस रिवर पर है, तो गुजरात में स्थित भोगवा रिवर पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध पशुपति मोहर मिली है, देवता की मोहर, किन पशुओं से घिरा हुआ है ये आपको बताना है। तो पहला है भैंसा, दूसरा है गैंडा, तीसरा है भेड़, तीसरा है चौथा है चीता। तो किससे जो है पशुपतिनाथ मोहर घिरी हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 65, राइट, इससे क्या हो जाएगा बताओ भाई। राइट आंसर इज डी। सभी लोगों का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस, राइट आंसर से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। तो चीता हो गया भाई, चीता हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा हो गया, हाथी हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है सुन लो, बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, ठीक है, तांबे का ढेर, और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है डांस करते हुए, और जो है नर्तकी की मूर्ति जो क्या है भाई त्रिभंग मुद्रा में है, ऐसा आकार की मुद्रा में है। फिर जो है कि यहाँ से पुरोहित की मूर्ति मिली है, बिल्कुल बिल्कुल सजी हुई, दाढ़ी वगैरह, ठीक है, पुरोहित के बारे में बताया हुआ है आप लोगों को। फिर यहाँ से और क्या क्या मिला है भाई, यहाँ से मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इतना ही याद रखो भाई, ठीक है, इतना बहुत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है स्त्री पुरुष के युगल समाधान। तो ये क्या है भाई, सती की ओर से संकेत कर रहा है, सती की ओर संकेत कर रहा है। तो ये बताना है लोथल किस रिवर पर है, लोथल स्थित है भोगवा रिवर, का नाम क्या है, भोगवा रिवर पर स्थित है लोथल। लोथल से क्या क्या मिला है भाई, तो लोथल से अगर बात करें तो ये क्या है बंदरगाही शहर था। यहाँ से जो है क्या है, यहाँ से धान का जो है साक्ष्य मिला है, ऐसे समझ लो धान का साक्ष्य। और युगल समाधान लोथल से मिला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिलता है सर, हिरण भी है नीचे, यस अंतरिक्ष जी, इसमें नीचे हिरण भी है, 4 हिरण नीचे मिलते हैं, यस बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। लेकिन इसमें हिरण ऑप्शन में है नहीं ना इसमें हिरण भी है, यस वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग बड़ी बारीकी से पढ़ रहे हो, बड़ा अच्छा लगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, लोथल इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। ये हो गया भाई हड़प्पा सभ्यता, हो गया भाई आप लोगों को, बहुत हो गया हड़प्पा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये बताना है चूहंदड़ों का जो है निर्देशन किसने किया था। चूहंदड़ों किस रिवर पर है, तो चूहंदड़ों है सिंधु रिवर पर। चूहंदड़ों किस रिवर पर है भाई, तो ये है सिंधु रिवर पर है चूहंदड़ों, सिंध प्रांत में। यहाँ से क्या है भाई, मेकअप आइटम, यहाँ से मेकअप आइटम, जैसे मेकअप में क्या हो जाएगा, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, लेकमे का काजल, ठीक है, शीशा हो गया, कंघी हो गई, है ना, कंघी, शीशा, है ना, और क्या है भाई, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, गुड़िया, सुई धागा, है ना, ये सारा जो है महिलाओं से रिलेटेड आइटम यहाँ से मिला है। सुई धागा ये सब यहीं से मिला है। मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने का कारखाना, माला बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ से मिला है। और यहाँ से ही और क्या मिला है भाई, यहाँ से, भाई इतना याद रखना भाई, इसका आंसर हो जाएगा जे एच मैके, इस राइट। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जे एच मैके। 79 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, आगे चला जाए नेक्स्ट, ठीक है। फेसवाश भी मिला है क्या सर, सर आपको बच पता है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो इतना मिला हुआ भाई, ठीक है, क्लियर भाई। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भाई, ऋग्वेद में दशराज युद्ध के बारे में बताना है। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, दशराज युद्ध, ठीक है। देखो ऋग्वेद में क्या है भाई, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, टोटल 10 मंडल, या ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, तो 10 मंडल। तो 10 मंडल में सबसे प्राचीन कौन से मंडल हैं, सबसे प्राचीन है 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन है। सबसे नवीन कौन है भाई, सबसे नए हैं पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है, ठीक है। तो इसमें कुछ मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है भाई तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, ये 4 मंडलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, इसमें क्या मिलता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी, विश्वामित्र ने करी थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी, विश्वामित्र ने करी थी। किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 7वें मंडल में क्या है, दशराज युद्ध की चर्चा मिलती है, दशराज युद्ध, ठीक है। दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था भाई, तो ये क्वेश्चन पूछाता है, तो ये हुआ था पुरस्नवी या रावी नदी के किनारे। ये जो है क्या है, ये जो है कई सारे कबीले आपस में लड़ जाते हैं। तो सुदास, इसमें राजा सुदास की जीत होती है। और राजा सुदास किस कबीले से होते हैं, तो भरत कबीले से होते हैं। कौन सा कबीला होता है, भरत। और इनकी लड़ाई हो जाती है कुरु कबीले से, ठीक है, तो कुरु कबीले को इन्होंने हरा दिया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। इनके जो है सुदास के पुरोहित कौन होते हैं, वशिष्ठ। इनके पुरोहित का नाम क्या होता है, वशिष्ठ इनके पुरोहित होते हैं। तो दशराज युद्ध किस रिवर पे लड़ा गया था भाई, तो पुरस्नवी रिवर पे लड़ा गया था दशराज युद्ध, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। और 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता। और 10वें मंडल में क्या है भाई, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है पुरुष सूक्त में, वर्ण व्यवस्था, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है, आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दशराज युद्ध में किसकी जीत हुई थी, राजा सुदास की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, राजा सुदास की जीत हुई थी, जो है इसमें जो है, क्लियर है यहाँ तक जी। चलो अब अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जनपद का, दूसरा ऑप्शन है जन, तीसरा ऑप्शन है ग्राम, कुल, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऋग्वेद में अगर आप बात करें, सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल, फिर ग्राम, फिर विस, फिर विस हो जाएगा, विस के बाद हो जाएगा जन, जन के बाद हो जाएगा राष्ट्र, जन के क्या बाद हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। तो ये क्या है, इकाई है। कुल का प्रधान क्या कहलाता है भाई, कुल का प्रधान कहलाता है कुलपा। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कुलपा। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता है, ग्रामड़ी, ग्रामड़ी। विस का प्रधान क्या कहलाता है भाई, विस, विस का प्रधान क्या कहलाता है, विस्पति, विस्पति। जन का प्रधान क्या कहलाता है, राजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 81 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है, आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसा है जहाँ पर वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो मानसहरा, सहबाजगढ़ी, बोगाजकुई, या जो है जूनागढ़। तो बोगाजकुई अभिलेख कहाँ पर, इसकी तिथि है 1420, और ये कहाँ पर मिला है भाई, ये एशिया माइनर, ठीक है, मध्य एशिया वाली जगह में, एशिया माइनर में मिला है ये। और ये जो है क्या है भाई, यहाँ से जो है ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर बोगाज को ये अभिलेख इज राइट क्वेश्चन। और ये किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है,
ठीक है, संस्कृत भाषा में है बोगाज कोई अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोगाज क्वीज, राइट। इसमें जो है वैदिक देवता कौन मिलते हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नाथ, ठीक है। तो इसमें वैदिक देवता कौन मिलते हैं? तो कई बार ये भी पूछ लिया था, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त, ये क्या है भाई? वैदिक देवता मिलते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का एक साथ प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो सबसे जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु रिवर। कितनी बार उल्लेख मिलता है इसका? 250 बार, ठीक है। कितनी बार उल्लेख मिलता है? 250 बार। सबसे पवित्र नदी कौन है? तो देवी के समान, माता के समान कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती क्या है? इनकी सबसे पवित्र रिवर है, ठीक है। गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? गंगा का उल्लेख मिलता है 1 बार। यमुना का उल्लेख मिलता है 3 बार, ठीक है। यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार। तो ये ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अग्नि का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अग्नि का उल्लेख मिलता है 250 बार। अग्नि को मानते हैं कि ये क्या है? देवताओं से जोड़ने का काम करती है। इंद्र इनके सबसे प्रतापी देवता हैं। ऋग्वैदिक काल में इसका उल्लेख कितनी बार? 250 बार। इंद्र का उल्लेख कितनी बार? 250 बार मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्य मतलब क्या होता है? आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार। गाय मतलब क्या होता है? गाय को बोलते हैं अघन्या। अघन्या मतलब क्या होता है? जिसको मारा ना जा सके, जिसका वध ना काज किया जा सके। वेद का मतलब क्या होता है? वेद मीनिंग होता है ज्ञान। वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान। आर्य मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज याद रखना। क्लियर जी यहाँ तक? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन तो ये आपको बताना है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताना है कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है भाई? इधर मैं उपवेद बता देता हूँ। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसका उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। और इसके प्रणेता कौन है? प्रजापति इसके प्रणेता है, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? इसका नाम है धनुर्वेद। इसका नाम है धनुर्वेद। इसके कौन है भाई? विश्वामित्र। इनका नाम है विश्वामित्र। और सामवेद के कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है, इसका उपवेद है, इसका नाम क्या है? पंचविश, सॉरी, सामवेद का है, इसका नाम है गंधर्ववेद। और इसके प्रणेता है नारद मुनि। और अथर्ववेद का क्या है भाई? अथर्ववेद का अगर हम लोग बात करें, अथर्ववेद के प्रणेता कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है भाई अथर्ववेद के प्रणेता? अथर्ववेद का जो है उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद। और इसके प्रणेता है विश्वकर्मा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विश्वकर्मा। चलो इसका आंसर देख लेते हैं भाई फटाफट। आंसर, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भाई? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ठीक है। तो एक है कौस्तकी और एतरे। एतरे और कौस्तकी। तो एतरे ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यजुर्वेद का क्या है? सतपथ ब्राह्मण और तैतरे प्लस तैतरे, ठीक है। फिर अगर हम लोग सामवेद का बात करें तो पंचविश हो गया। अथर्ववेद का बात करें तो गुफत ब्राह्मण हो गया। तो राइट इससे से क्या हो जाएगा? राइट इससे से क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 इज राइट। तो 2 3 4 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 84 राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत? आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में क्या मिलता है भाई? इसके बारे में बताना है। राइट आंसर इज इसके बारे में बताना है। इंद्र के बारे में बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो इंद्र क्या है? इनके सबसे प्रतापी देवता कौन? इंद्र। इंद्र क्या है भाई? वर्षा के देवता कौन है? इंद्र, ठीक है। वर्षा के देवता हो गए झंझावत। झंझावत मतलब स्ट्रॉम। वर्षा आने से पहले क्या है, जो क्या बोलते हैं, बिजली कड़कती है तो उसे बोलते हैं झंझावत, ठीक है। तो वर्षा के देवता कौन? इंद्र। झंझावत के देवता कौन है? इंद्र। पापियों को दंड और नैतिक व्यवस्था का संरक्षण कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है वरुण। इनका नाम क्या है? वरुण, ठीक है। तो ये जो है नैतिक व्यवस्था के हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4 इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक? हम्म, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं भाई, ठीक है। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को।
पूछा इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? किस वेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है? अगर आपसे पूछा जाए वेद त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है? अथर्ववेद में क्या-क्या जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में पहली बार आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसका उपवेद है, आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद का है। अगर पूछा जाए आयुर्वेद के बारे में पहली बार जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। तो आयुर्वेद हो गया, इतिहास हो गया, है ना, इतिहास हो गया, क्लियर भाई। इसके बारे में जानकारी कहाँ पे मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण किस में है, अथर्ववेद में है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद इज राइट। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ पर सर्वप्रथम मिलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। वही मैंने पूछा, अगर आयुर्वेद पूछा जाए किसका उपवेद है, तो क्या बताओगे भाई, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब इस क्वेश्चन का आंसर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद में गणित विज्ञान आयुर्वेद समाजशास्त्र कृषि विज्ञान इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद में किसके किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो गणित हो गया, विज्ञान हो गया, गणित यानी मैथ, विज्ञान, ठीक है, आयुर्वेद, कृषि, ठीक है, कृषि हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इन सभी के बारे में जानकारी कहाँ पे मिलती है, ये सारी जानकारी मिलती है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद इज राइट, अथर्ववेद, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, अथर्ववेद इज राइट। क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ठीक है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो किसमें कहा गया भाई, वैदिक साहित्य में सभा और समिति। देखो कितनी प्रकार की पंचायतें हुआ करती हैं, तीन प्रकार की पंचायतें हुआ करती हैं ऋग्वैदिक काल में, सभा, समिति और विदत, ठीक है, विदत। तो सभा क्या है भाई, सम्भ्रांत लोग की सभा है, कुलीन लोगों की सभा है। समिति क्या है, साधारण लोग की सभा है, ठीक है। सबसे पुरानी सभा कौन सी थी, विदत, ये इनकी सबसे प्राचीन सभा है, पुरानी सभा थी विदत। इसमें क्या है, सभी लोग भाग लेते हैं, सभी लोग, ऑल पीपल इसमें भाग लेते हैं। तो महिलाएं किसमें किसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी, सभा और विदत में पार्टिसिपेट कर सकती थी महिलाएं। तो प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस नजमा, डी इज राइट। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को तो पूछो भाई। प्रजापति की दो बेटियां बोला गया है, सभा और समिति को। तो महिलाओं को किसमें भाग लेने का अधिकार है, सभा और विदत में लेने का अधिकार है महिलाओं को। अब इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं भाई एंशियंट हिस्ट्री बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से मेरे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, मैं लाइव आकर सिखाता हूँ आपको, ठीक है, 10 बजे से। तो आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा एंशियंट हिस्ट्री के लिए, कोई भी एग्जाम देने वाले उत्तर प्रदेश में, तो आराम से दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है क्या है, इसमें हम हर एक लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मतलब क्या है, हर एक लेवल का, ठीक है। तो पीसीएस से लेकर ये जो है पीसीएस तक का हो गया आपका, आरओ हो गया, जितने भी एग्जाम हैं उत्तर प्रदेश में होते हैं, उसके लिए आप आराम से जो है इस क्लास को पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, कंसाइज वीडियो आपको बिल्कुल मिलेगा। तो 10 बजे से 11 बजे तक ये पढ़ते हैं, 11 से 12 हम लोग क्या है भाई, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। 2 घंटे जो है एप्लीकेशन पे क्लास चलती है। दोनों का प्राइस अलग अलग, हमने 99 रखा है, चाहे थ्योरी बैच लेते हैं तब भी 99 है, और अगर आप जो है एमसीक्यू बैच लेते हैं तब भी 99। दोनों आप कंबाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो है फीस 149 रखा है। करना क्या है आपको, ओसीएन जीएस अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ओसीएन जीएस अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाकर, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको कोर्स लिस्टेड होंगे। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसका, इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इसका आंसर बताना है, सतपथ ब्राह्मण में कौन सा राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे, तो इनका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र या गौतम राहुगढ़। क्वेश्चन नंबर है 97, इसके बारे में बताना है, राइट आंसर से क्या हो जाएगा। इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है गौतम राहुगढ़, इनका नाम क्या है, गौतम राहुगढ़। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, छंदोग उपनिषद का संबंध वेद की किस शाखा से है। छंदोग उपनिषद में क्या जानकारी मिलती है, तो हमें जो है देवकी पुत्र कृष्ण का, देवकी पुत्र कृष्ण,
देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलती है? छंदोग उपनिषद में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो छंदोग उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साम वेद इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साम वेद इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर हो जाएगा साम वेद इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। साम वेदा इज राइट। क्लियर है यहाँ तक? आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि उदालक अरुणी और उनके पुत्र केतु केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में वार्तालाप किसमें मिली है? आपको बताना है। राइट सर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद में क्या है भाई? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ये कहाँ पर मिलता है? मुंडकोपनिषद में। छंदोग उपनिषद में क्या है? देवकी पुत्र कृष्ण का अंकन। और तीन आश्रम की चर्चा यहाँ पर मिलती है। तीन आश्रम, ठीक है, तीन आश्रम की चर्चा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, केन उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर श्वेतांबर उपनिषद इज राइट। क्वेश्चन नंबर है 99। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, छंदोग उपनिषद इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छंदोग उपनिषद इज राइट। और एक होता है कठोपनिषद। कठोपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है भाई? तो फटाफट। कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता के बीच में, ठीक है, संवाद मिलता है। उपनिषद की संख्या टोटल है कितनी भाई? तो उपनिषद की टोटल संख्या है 108। उपनिषद मतलब क्या है भाई? उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं? मोक्ष की पुस्तकें। ऐसी पुस्तकें जिनको पढ़ने के बाद आपका दिमाग खुल जाए, माइंड खुल जाए। तो उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं? मोक्ष की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो उपनिषद की संख्या टोटल 108। 13 क्या है? प्रमाणित है। जैसे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन। इसमें जो है एक महिला है गार्गी, और याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत 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 टैलेंटेड ऋषि हैं याज्ञवल्क्य। तो जो है याज्ञवल्क्य ऋषि ने उस दरबार में सबको पराजित कर दिया है। ठीक है, पराजित करने का मतलब लड़ाई झगड़े से नहीं, अपने जो है क्या है, अपने कह सकते हैं वाद संवाद से जो है सबको पराजित कर दिया। जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सबको उन्होंने धराशाही कर दिया है। तो एक महिला है गार्गी, तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चैलेंज कर दिया है। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ पे मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा छंदोग उपनिषद इज राइट। अगला बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, फटाफट बताओ भाई, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। कठोपनिषद से क्या है भाई? यम और नचिकेता के बीच में संवाद, कठोपनिषद से। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट। तो सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है जी। क्या कह रहे हैं भाई? तो गुरु के समीप जो रह कर गया लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? का नाम क्या है? गुरु के समीप रहकर लिया गया ज्ञान, इसका नाम क्या है भाई? ये उपनिषद नहीं, इसका नाम कुछ और है भाई। आप लोग बताओ क्या बोलते हैं इसको? गुरु के समीप रहकर लिया गया ज्ञान, उपाध्याय बोलते हैं क्या इसको भाई? ठीक है, एक बार बताओ आप लोग क्या है? उपनिषद ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। राइट सर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मुंडकोप उपनिषद इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उपनिषद हो गया भाई आप लोगों का। अगला क्वेश्चन ये बताना है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो निष्क नाम किस लिए जाना जाता था प्राचीन भारत में? तो पहला ऑप्शन है स्वर्णाभूषण, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है तांबे के सिक्के, चौथा ऑप्शन है चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में जो निष्क का प्रयोग क्या है? गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या बोलते थे? निष्क बोला जाता था। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? बाद में इसका प्रयोग सिक्कों के रूप में होने लगा। लेकिन पूछा गया है प्राचीन भारत में, तो ये क्या है भाई? ये स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। ठीक जी, यस, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उपाध्याय, अरे इसका नाम क्या है भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस ए ऑप्शन है। किसी को पता हो भाई, गुरु के समीप रहकर लिया गया ज्ञान इसको क्या बोलते हैं? ये एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इसको मैंने पढ़ाया था भाई, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ये। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताओ भाई। इसका आंसर हो जाएगा ए। याद आता है तो फिर बताता हूँ भाई, फिलहाल तो नहीं याद आ रहा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ऋग्वैदिक कालीन रिलीजन कैसा है? ऋग्वैदिक कालीन में कैसा धर्म था, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बहुदेववादी है,
अनेकस्वादी है, अद्वैतवादी है या निवृत्तवादी है, ठीक है? तो बहुदेववाद में क्या है, बहुत सारे देवताओं की पूजा हो रही है, जैसे क्या है जो है वर्षा के देवता कौन हैं? वर्षा के देवता हो गए, ठीक है? इंद्र हो गए। इंद्र जो है क्या है, झंझावात के देवता हो गए। फिर जो है क्या है, वरुण हो गए, नैतिक व्यवस्था के देवता हो गए, ठीक है? फिर जो है क्या है, मतलब बहुत सारे अलग-अलग देवता हैं, तो बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है। तो कैसा जो है धर्म था भाई? बहुदेववादी। कैसा धर्म था? कैसा जो है था भाई? बहुदेववादी था, बहुदेववादी। राइट सर, क्या हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक समझ गए भाई? बताओ। चलो फिर अगला चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ये अधर्व्यू क्या है? ये अधर्व्यू कौन हुआ करता था? अधर्व्यू, ठीक है? तो जैसे कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जानकार, ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला होता, ठीक है? सामवेद के सामवेद को जो है गाने वाला उद्गाथा, सामवेद को जो है गाने वाला उद्गाथा। वैसे यजुर्वेद में, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोलते थे? इसे बोला जाता था अधर्व्यू। तो यजुर्वेद में यज्ञ करने वाला पुरोहित, इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था अधर्व्यू। इसे क्या बोलते थे? इसे अधर्व्यू बोला जाता था। ठीक है जी? क्लियर है यहाँ तक? राइट सर, इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। जी। अब आगे अगला क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से ऋग्वाद को देवी के समान, माता के समान किसे बोला गया है? ये बताना है। नंदी तमा किसे कहा गया है? ठीक है? तो गाय को क्या बोला गया भाई? गाय को जो है क्या है, कई सारे ग्रंथों में, कई सारे जो है ग्रंथों में गाय को बोला गया है अन्नदा, ठीक? अन्न देने वाली, वन्नदा, ठीक है? वन देने वाली, सुखदा जो है सुख देने वाली, ठीक है? तो गाय को बोला गया है। तो पूछा गया है किसे बोला गया है? माते तमा, माता के समान, देवी के समान, नदी की क्षमा, किसे कहा गया है? तो सरस्वती इनकी क्या है? सबसे पवित्र रिवर कौन सी है? सरस्वती। सबसे प्रमुख रिवर कौन सी है? सबसे प्रमुख रिवर है सिंधु, 250 बार उल्लेख मिलता है। वितस्ता किसका नाम था? झेलम का नाम था। यमुना का उल्लेख कितनी बार? 3 बार मिलता है। गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 1 बार मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये सारे फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। जी, जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, बोगाज कोई जो लेक है, बोगाज कोई लेक क्या है भाई? ये मिलता है एशिया माइनर में मिलता है, 1400 बीसी में मिला है ये। और ये जो है क्या है? संस्कृत भाषा का है। तो यहाँ पर कौन से किस देवताओं का उल्लेख है? तो पहला अग्नि, दूसरा है इंद्र, अग्नि, इंद्र, मित्र और नास। क्वेश्चन नंबर है 114। तो बताना है किसका उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है? तो इंद्र हो गए, मित्र हो गए, इंद्र, मित्र, नास और वरुण जो है इनका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है? इसका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम, सॉरी, इसके पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पर आपको फ्री में पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। अगला बताना है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जनता जो है किस पे विश्वास करती थी? ऋग्वेद में जनता किस पे विश्वास करती है? मूर्ति पूजा में, एक ईश्वरवाद में, देवी पूजा में, ये सेक्रीफाइस एंड रिचुअल में, ऋग्वेदिक खेल में जनता का विश्वास किस में है, ये आपको बताना है। ठीक है जी? जी, गुड इवनिंग मीनू। अ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सेक्रीफाइस एंड रिचुअल इज राइट। ठीक है? आप लोगों का आंसर देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस एंड रिचुअल। बलि और कर्मकांड जो है क्या है, इनका प्रमुख हुआ करता था। बलि एंड कर्मकांड। यस, यूपी 64 डी इज राइट। मातृ देवी की पूजा, आयान जी देखो, मातृ देवी की पूजा होती थी कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में हुआ करती थी। यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर यज्ञों का जो है, यज्ञ जो है, यज्ञ करा रहे हैं लोग, बलि वगैरह दे रहे हैं पशुओं की। ठीक है? कर्मकांड मतलब यज्ञ वगैरह करने को क्या बोलते हैं? कर्मकांड ही बोलते हैं। बलि बलि वगैरह करने को कर्मकांड ही बोला जाता है। सर मच्छर ऑल आउट। पी रहा है जी। मच्छरों को ऑल आउट असर नहीं करता भाई, ये लोग क्या है भाई, हैबिचुअल हो गए हैं। अब आपको कुछ और लाना पड़ेगा। अगला बताना है, ये बताना स्त्रियों के बारे में बताना। देखो थोड़ा सा स्त्रियों के बारे में हम लोग डिटेल में बता करें, तो अगर ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में पूछा जाए, कैसी इनकी जो है स्थिति थी? देखो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी।
जैसे इनको जो है क्या है, इनको जो है अपना वर चुनने का अधिकार है। सेकंड जो है क्या है, अगर मान लो इनका विवाह हो गया और किसी कारण पति की डेथ हो जाती थी, तो इनका रीमैरिज हो जाता था, इसको नियोगी प्रथा बोलते थे। इसमें देवर से विवाह हो जाता था कई सारे केसेस में। कई सारे केसेस में क्या है, अगर देवर नहीं तो रिश्तेदार से विवाह हो जाता था। देवर मान लो कहीं और जो है सेटल है, मान लो ठीक है, कहीं और जो है लव मैरिज में जो अटका हुआ है, तो फिर ऐसे केसेस में जो है रिश्तेदार से। क्लियर है? फिर और क्या क्या चीज़ें थी भाई, इनको जो है क्या है, युद्ध में भागीदारी कर सकती है, पढ़ाई लिखाई का अधिकार है। और फिर कई सारी जो है देखो, वेद पुराण में जो है क्या है लगी हुई महिलाएं, से अपाला घोषा हो गई, लोपामुद्रा हो गई, है ना, सिक्ता हो गई, कई सारी महिलाएं हैं जो है क्या है, गार्गी हो गई, ये सब महिलाएं मिलती भाई जो है पढ़ी लिखी एकदम विदुषी महिलाएं। तो ये बताना है, वे जो है क्या है सभा की कार्यवाहियों में भाग लेती, तो सभा और विदत में भाग लेती, यज्ञों में अनुष्ठान करती, युग में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। तो कह रहा राजस्वला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था। उनका विवाह क्या है, बालिग होने पर होता था। ठीक है, तो मेंसुरेशन, फर्स्ट मेंसुरेशन आने के बाद ही उनका विवाह होता था, तो बालिग होने पर उनका विवाह होता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर जी? यहाँ तक आई होप ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है कि ऋग्वैदिक काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था। ठीक है, तो विष का मुखिया क्या कहलाता था, विस्पति। गांव का मुखिया ग्रामणी, विष का मुखिया विस्पति, गांव का मुखिया ग्रामणी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांव का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था गांव का मुखिया। अभी मैंने आपको बताया था। तो 117 गांव का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामणी। ठीक है, क्लियर भाई? तो ये क्या है, जनता के हितों का रक्षक हुआ करता था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, ऋग्वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था, ये आपको बताना है। बहुत डिटेल में मैंने इसको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अब इसको मैं बार बार क्या ही रिपीट करूं। अब इसका आंसर ही आप लोग बता दो फटाफट। अस्पृश्यता, व्यवसाय, गरीबी, क्या हुआ करता था, अस्पृश्यता का आधार। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा ओरल में समझाऊंगा, ऋग्वैदिक काल में समझो, 1500 बीसी से 1000 बीसी के काल को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं वैदिक पीरियड। इसे क्या बोलते हैं, वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो है क्या है भाई, इसमें जो है समाज कैसा था भाई, समता मूलक था। जो जैसा व्यवसाय करता था उस हिसाब से उसका वर्ण तय हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, ये जो है सिस्टम चेंज हो गया। उत्तर वैदिक काल में कौन सा सिस्टम आ गया, ये वाला सिस्टम आ गया कि सबसे टॉप पे ब्राह्मण को बिठा दिया गया, फिर सबसे नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य हो गए, और फिर हो गए शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या है, नीति निर्माण करना। क्षत्रिय का काम लड़ाई झगड़ा करना। वैश्य काम व्यापार करना, टैक्स जमा करना। शूद्र का काम ऊपर जो है क्या है, ऊपर जो है तीनों वर्णों की सेवा करना, इसका काम हुआ करता था। ठीक है, तो ये क्या है, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन के आधार पर जो है क्या है, ऋग्वैदिक काल में जो है हुआ करता था, ऑक्यूपेशन के आधार पर। ठीक है, यस। कास्ट टू लेटर वैदिक पीरियड का है जी, प्रशांत जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर भाई? अच्छा, ऋग्वैदिक काल में क्या व्यवस्था थी, अगर हम लोग ऋग्वैदिक का, ये तो उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर व्यवस्था समझो तो 2 मिनट में समझ लो भाई। ठीक है, जैसे एक ये मान लीजिए घर हो गया, ये घर हो गया। ए मान लीजिए बुधई है, ये क्या है, बुधई। ये हो गए गजोदर, गजोधर। ठीक है, ये हो गए मोनू, और ये हो गए सोनू। तो बुधई जो है क्या है, बुधई, ये 4 जनरेशन है। मान लीजिए बुधई जो है क्या है, बुधई मान लीजिए पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गए भाई, तो ये जो है क्या है, पंडित हो गए। ठीक है, और गजोधर, गजोधर मान लो क्या है भाई, गजोधर मान लो व्यवसाय करते हैं, तो भाई ये क्या हो गए, ये हो गए जो है वैश्य हो गए। ठीक है, और ये जो है इनका नाम क्या है, इनका नाम है मोनू। मोनू मान लीजिए क्या है भाई, मान लीजिए ये जो है सोने से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये क्या हो गए, सोनार हो गए। तो ये क्या हो गए, सोनार हो गए। सोनू मान लो लोहे का काम करते हैं, तो ये क्या हो गए, लोहार हो गए। जिसका जो काम उस हिसाब से उसका वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्यवसाय चुनने की आज़ादी है। 4 घर में, एक ही घर में 4 लोग हैं, अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं, इनका अलग अलग वर्ण है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये व्यवस्था चेंज हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में। अब व्यवसाय की आज़ादी छिन जाएगी। अगर बुधई ने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो सारी जनरेशन क्या है, पढ़ा ही सकती है। अगर बुधई ने व्यवसाय स्टार्ट किया है, तो सारी जनरेशन व्यवसाय ही कर सकती है। अगर बुधई ने सोनारी का काम किया है, तो सारी जनरेशन क्या है, सोनारी ही कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है क्या था भाई, ये उत्तर वैदिक काल में आया, व्यवसाय की आज़ादी छिन गई। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? बुधाई का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कारों की संख्या कितनी भाई, संस्कार। तो संस्कार मतलब क्या है, जो आपके घर में सिखाए जाते हैं वो संस्कार नहीं है। संस्कारों की संख्या कितनी है, टोटल 16 संस्कार हैं। देखो, जन्म से लेकर, जन्म से ही संस्कार हो, जैसे निकासन होगा, फिर तिलक, फिर क्या है भाई, छठी होगा, फिर क्या है भाई, मुंडन होगा, फिर क्या है भाई, फिर शादी ब्याह होता है ना। तो ऐसे करके कितने संस्कार है भाई, तो 16 संस्कार हैं।
कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। जैसे प्रेम विवाह कर लिया तो गंधर्व विवाह, ऊंची जाति से निम्न जाति में विवाह हो गया तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनुलोम विवाह, ठीक है। नीची जाति से ऊपर जाति में विवाह हो गया तो प्रतिलोम विवाह। इसी तरह जो है क्या है, 2 गाय के बदले जो है क्या है, बेटी को दे दिया गया तो आर्ष विवाह, ठीक है। तो अब सबको जानना जरूरी नहीं है। किडनैप कर लिया किसी को, आपने विवाह कर लिया तो राक्षसी विवाह। तो ऐसे करके 8 प्रकार के विवाह, 16 प्रकार के संस्कार मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर जी यहाँ तक? अगला क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताना वेदांग क्या है। देखो, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए किसकी रचना करी गई? वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो इसको याद कैसे रखना है भाई? तो व्याकरण हो गया व्याजो, ठीक है, ऐसे ही मुझे याद है भाई, व्याजो निसी कच्छ, ठीक है। तो व्याकरण हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा, निरुक्त शिक्षा, ठीक है, कल्प, कल्प और छंद, ठीक है। तो वेदांग का भाग कौन सा नहीं भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। तो वेदांग के भाग कितने भाई? 6। वेदांग के भाग कितने हैं? 6 जो है वेदांग के भाग। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर सभी लोगों को करना है भाई। क्लियर है यहाँ तक? नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो संस्कार की संख्या कितनी हो गई भाई? 16। वेदांग की संख्या कितनी हो गई भाई? वेदांग समझ गए आप लोग, 6 जो है वेदांग की संख्या हो गई। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है भाई? आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। वेद शब्द का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। अगला चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताना है यज्ञ वेदियों का निर्माण, यज्ञ वेदियों का निर्माण जो है किस ग्रंथ से मिलता है? इन द टेक्स्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक अल्ट्रीज, ठीक है। यज्ञ वेदी इसका निर्माण किसमें मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, ग्रहसूत्र या शिल्पसूत्र, ठीक है। तो यज्ञ वेदियों का कैसे निर्माण करना है, क्या लंबाई रहेगी, क्या चौड़ाई रहेगी, क्या गहराई रहेगी, ये किसमें जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक जी। हम्म इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है भारत से, दूसरा ऑप्शन ईरान से, तीसरा ऑप्शन है इजराइल से या मिस्र से, ठीक है। तो अवेस्ता और ईरान जो है किससे संबंधित भाई? इसका आंसर हो जाएगा ईरानी देवता है अवेस्ता। दोनों में भाई क्या है? दोनों में समानताएं हैं, ठीक है। तो राइट सर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर भाई? अवेस्ता क्या है? ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसे बोलते हैं अवेस्ता। क्लास कब तक चलेगा विनीता? बेटा क्लास चलेगा विनीता अभी आधे घंटे, 30 मिनट और क्लास चलेगा। 30 मिनट बाद क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। 1 बजे एंड हो जाएगा, बिल्कुल शार्प 1 बजे तक। अगला क्वेश्चन बताना है कि मनुस्मृति में सरस्वती और द्वादशी नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा गया है? मनुस्मृति क्या है? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 36। मनुस्मृति क्या है? लॉ की पुस्तक है। ये क्या है भाई? ये लॉ की पुस्तक है। और मनुस्मृति का पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है 1776 में एक कोड ऑफ जेंटुलॉज नाम से, ठीक है। कौन से नाम से? द कोड ऑफ जेंटुलॉज नाम से मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था। तो पहली ऐसी बुक जिसका जो है ट्रांसलेट किया गया, मनुस्मृति को जो है ट्रांसलेट किया गया था। मनुस्मृति में जो है 16 प्रकार के 16 संस्कारों की चर्चा मिलती है भाई, ठीक है। और यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह का भी चर्चा मिलता है। यहाँ पर शादी विवाह की एज भी बताई गई है, विवाह की एज बताई गई है कि अगर भाई मेल है तो 25 ईयर, फीमेल है तो 12 ईयर। और इसमें बताया गया है उच्च वर्ण के जो लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, ये क्या है भाई? ये नीच हैं। इस वजह से इनकी प्रतियां जलाई जाती हैं आए दिन जो है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है ब्रह्मावत। राइट, इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 129। इसे क्या बोला गया है? इसे बोला गया है ब्रह्मावत, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, डिजिटल चाय, यस राजपूत जी। सर क्या कह रहे भैया, 3 बजे तक चलने दीजिए क्लास नीरज यादव। थोड़ा सा 3 बजे नहीं यार, थोड़ा इसको और पहले कर लेंगे ना, तो फिर ये जो है 3 घंटे हो जाएगा। वैसे भी 9 बजे से कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। मैं लेट हूँ भाई, है ना। 3 बजे बहुत लेट हो जाएगा। क्लियर जी यहाँ तक? फिर मॉर्निंग वाली जो एप्लीकेशन वाली क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी।
जी। ये सर आप एनसीएन करा रहे हो, आज मराठा कराना चाहिए था, समझ आ रहा है क्लास आ गया है। तो ठीक है महेश बाबू जी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये दूसरी सीरीज थी भाई, ये क्या है दूसरी सीरीज थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तो कुछ रिवीजन हो जाए भाई, थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया करो। मैं सारे क्वेश्चन एक तरफ से करा भी नहीं रहा हूँ भाई, आपको बस टॉपिक का रिवीजन करा रहा हूँ, है ना, बीच बीच में रिवीजन। ये बताओ अच्छा, जैन बिच्छुओं के लिए नियमों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, ये आपको बताना है। राइट, इससे क्या हो जाएगा? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण या भद्रचरित। क्वेश्चन नंबर 135, इसके बारे में बताओ भाई, राइट इससे क्या हो जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, बताएं। राइट इससे क्या हो जाएगा? तो जैन साहित्य को क्या बोला गया है भाई? जैन साहित्य को बोला जाता है आगम, ठीक है। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? जैन साहित्य कहे जाते हैं आगम, ठीक है। आगम बोला जाता है जैन साहित्य को। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए हैं, ये किस में लिखे गए हैं? अर्धमागधी लिपि में, अर्धमागधी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। ये लिखे गए हैं प्रारंभिक। और जो है फिर बाद में प्राकृत भाषा का यूज हुआ है। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा का यूज हुआ है, ठीक है। इसमें जो है क्या है, इसमें जो है अगर हम लोग बात करें जैन धर्म में बात करें तो इसे भगवती सूत्र हो गया, ठीक है। भगवती सूत्र ये क्या है? जैन धर्म की बुक है। इसमें क्या है भाई? इसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक बुक है, इसका नाम क्या है भाई? भगवती सूत्र हो गया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, महावीर के विचार कहाँ पे मिलते हैं? महावीर के विचार ये किस बुक में मिलते हैं? महावीर के विचार, ये क्वेश्चन आप लोगों से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट इसरिस। क्वेश्चन नंबर 135, राइट इसरिस आचारांग सूत्रिस, राइट। क्लियर है यहाँ तक? राइट इसरिस क्या हो जाएगा? आचारांग सूत्रिस, राइट। ए ऑप्शन इज राइट। जी जी, हर हर महादेव पूजा कुमारी जी, बताओ कोई दिक्कत है जी? हमेशा एंशियंट करवा देते हैं, अच्छा एंशियंट अब ना कराएं। अच्छा ठीक है, सिया सरोज कह रही 9 बजे से, ठीक है भाई 9 बजे हो जाएगा। चलो अब एंशियंट आज से नहीं कराएंगे, ठीक है भाई। आप लोग भी थक जाते हो, हाँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आचारांग सूत्रिजट। महावीर के विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? तो इसका नाम क्या है? 14 पूर्वा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 14 पूर्वा। तो 14 पूर्वा में महावीर के विचार मिलते हैं, ठीक है। महावीर के विचार मिलते हैं। अच्छा कल्प सूत्र बुक किसने लिखी थी? कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र बुक लिखी थी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है इनका नाम क्या है भाई? भद्रबाहु ने। इसमें क्या है? तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। इसमें क्या है भाई? तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है, भद्रबाहु ने लिखी थी। ओके। चलो दर्शन के बारे में बताना है। 6 दर्शन थे टोटल। वैशेषिक दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया। अभी 2 दर्शन बच गए हैं, ठीक है। कौन कौन से दर्शन 2 बचे हैं भाई? एक का नाम है उत्तर मीमांसा, मीमांसा दर्शन। इसके ऋषि का नाम है बद्रायण। यही सिंपल क्वेश्चन पूछाता है। एक है पूर्व मीमांसा, इसके ऋषि का नाम है जैमिनी। इसके ऋषि का नाम क्या है? जैमिनी, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन क्या है? कणाद हो गए। इनको भारत में परमाणुवाद का जनक बोला जाता है, कणाद ऋषि को, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें सांख्य दर्शन, सबसे पुराना दर्शन है सांख्य दर्शन। इसको किसने किया था भाई? कपिल मुनि। फिर योग दर्शन कौन है भाई? पतंजलि। ये न्याय दर्शन के कौन है? गौतम ऋषि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज 3 4 इज राइट। राइट सर हो जाएगा 3 4 2 1 इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दिया था? बुद्ध को, भगवान बुद्ध जी को सांख्य दर्शन शिक्षा किसने दिया था? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अलार कलाम। इनका नाम है अलार कलाम। और इनको योग दर्शन की शिक्षा किसने दिया है? योग दर्शन की शिक्षा दिया है, इनका नाम क्या है? रुद्रक राम। इनका नाम है रुद्रक राम। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर क्या है? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक किसे बोला था? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी ने क्या है? जैन तीर्थंकरों के लिए 5 महाव्रत दिए थे, जिसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 4 महाव्रत किसने दिए थे? 4 व्रत दिए थे।
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ में, 5वां व्रत इसमें जोड़ा था, इनका नाम क्या है तीर्थंकर, इनका नाम क्या है महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, तो 5 व्रत कौन से भाई? झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। ठीक है, तो हमेशा जो है क्या है सत्य बोलना है, संपत्ति का अर्जन नहीं करना है, अहिंसा का पालन करना है। ठीक है, और क्या है भाई? अहिंसा का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक कुछ छूट रहा है भाई, चोरी नहीं करना है। तो 5 जो है व्रत थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या था? इनका नाम था जमाली। जमाली इनका जो है क्या है दामाद होता है, और ये इनका पहला शिष्य भी था। जमाली इनका क्या है? पहला शिष्य था। राइट, इससे हो जाएगा जमाली इज राइट, जमाली इज राइट। ये अयोध्या प्रियदर्शनी कौन थी? इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री थी। अच्छा, इनका एक चेला हुआ करता था, महावीर का ही एक चेला हुआ करता था, इसका नाम था मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय, इसने अलग कोचिंग खोल लिया भाई। ठीक है, गुरु जी से अलग हो गया, इसने एक अलग कोचिंग खोली आजीवक संप्रदाय। और आजीवकों ने क्या कहा भाई कि देखो, जब भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, रात रात भर तुम जग के जो पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तुम्हारा भाग्य नहीं चमकेगा तब तक क्या है भाई? तब तक तुमसे कुछ नहीं होगा भाई। तो ये किसने कहा था भाई? ये बात कही थी आजीवक संप्रदाय ने जी। तो ये कौन थे भाई? दामाद थे, यस। चले फिर आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। क्या कह रहे हैं रोशन जी भाई? ठीक है, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है, महावीर की मृत्यु के उपरांत जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन किसका मिलता है? तो पहला ऑप्शन है जम्बू का, दूसरा है भद्रबाहु, स्थूलभद्र या सुधर्मा का। तो महावीर की मृत्यु हो गई भाई, कहाँ पर हुई? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी महावीर की, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी महावीर की। महावीर का जन्म कहाँ पर होता है? कुंडलवन कश्मीर में इनका जन्म होता है महावीर। महावीर के बचपन का नाम क्या होता है? वर्धमान। 30 साल की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया, और अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से इन्होंने आज्ञा ली कि मैं जा रहा हूँ भाई साहब। इन्होंने भी 12 साल लगाए, 12 साल में इनका जो है प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हुआ, 12 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बोला गया कैबल्य। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई? जाम्भरिक गांव के जाम्भरिक गांव में, निरंजना रिवर के नीचे। ठीक है, और कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती, इसको बोला गया कैवल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट इसरेस सुधर्मा इज राइट। क्वेश्चन नंबर 145, इसका नाम क्या है भाई? राइट इसरेस, इसका नाम क्या था? सुधर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुधर्मा इज राइट। देखो जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म में कई सारी चीजें हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। जैन धर्म में, जैन धर्म में क्या कहा है कि छोटी से छोटी चीज इसमें क्या है? आत्मा होती है, आत्मा सभी चीज में विद्वान है भाई। फिर इन्होंने कहा भाई पुनर्जन्म भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है। इन्होंने कहा देखो कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, शायदवाद। जैसे मैंने आपको संडे को कहा कि भाई आपको संडे को जो है क्या है स्टडी डे रहेगा, और आपको संडे को मैराथन मिलेगी, ऐसा मैंने बोला भाई सैटरडे को। लेकिन संडे को मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ गया, तो हमारी बातें क्या पूरी हो पाई? तो मुझे क्या लगाना चाहिए था? शायद संडे को जो है आपकी मैराथन होगी। ठीक है, तो वर्ड पूरा नहीं हो पाया है ना, तो देखो मुझे कहीं जाना पड़ गया और वो चीज़ ब्रेक हो गई। तो इन्होंने कहा कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसमें शायद बात। ठीक है, फिर इन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट दिया अनेकतावाद का। अनेकतावाद का मतलब क्या होता है भाई? अब अनेकतावाद का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों का मानना अलग अलग हो जाता है, आपका सोचना अलग हो सकता है, सबका सोच विचार अलग अलग तरीके से होता है, सबकी थिंकिंग अलग अलग तरीके से होती है। तो किसी पर कोई चीज़ थोपना नहीं है। सपोज दैट एक हाथी है, हाथी में जो है क्या है खड़ा है, और 5 लोग हैं, उनको पट्टी पहना दिया आंखों में, और उनसे बोला गया भाई छुओ बताओ ये क्या है? हाथी दिखाया ना जाए। अब कोई पूंछ पकड़ेगा तो बताएगा रस्सी है, कोई उसका पीठ पकड़ेगा तो कहेगा भाई क्या है? ये जो है क्या है? दीवाल है। कोई सूंड पकड़ेगा तो कुछ और बताएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो है क्या है, तो सबका मानना क्या है? अलग अलग हो सकता है। तो राइट सर क्या हो जाएगा? सुधर्मा। कौन सी भाषा इन्होंने अपनाई? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को इन्होंने अपनाया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अहिंसा पर कुछ ज्यादा ही बल है भाई इनका, अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल है। ठीक है, आगे इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट जी। जी जी जी, आगे चला जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं भाई, अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में बताना है अगला क्वेश्चन। ये बताना है, त्रिसिद्धांत बताना है। देखो सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं एकदम एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। इससे पहले की जो क्लासेस हुई उनमें हमने एक तरफ से सारे क्वेश्चंस कराए हैं, एक तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। यहाँ पर मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इस क्लास में उस क्लास में थोड़ा डिफरेंस है, समझो इस बात को। इसके बारे में मेरा त्रिसिद्धांत के बारे में बताना है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किसका महिमा है? तो बुद्ध धर्म में क्या है भाई? बुद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, बुद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है।
इसके त्रिरत्न का नाम क्या है? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, ये किसका है भाई? जैन धर्म का त्रिरत्न है कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो राइट सर क्या हो जाएगा? राइट सर इज सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक? आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। तो ये हो गया जैन धर्म से रिलेटेड भाई। ठीक है, अब ये बताना है कौन जैन धर्म का संरक्षक था, कौन सा राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक है? अशोक किसे मानता भाई? अशोक मानता था बौद्ध धर्म को। हर्ष जो है पहले शंकर जी पे जल चढ़ाता था, बाद में इसने क्या है भाई? बौद्ध धर्म अपना लिया। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भाई जो है बात करें तो ये क्या है? हिंदू धर्म को ही मानता था। तो खारवेल का जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये क्या है? इससे जानकारी मिलती है। खारवेल कहाँ का शासक है? उड़ीसा का शासक है, कलिंग का शासक है खारवेल। इसके हाथी गुम्फा अभिलेख जो है क्या है? जानकारी मिलती है कि ये क्या है भाई? ये जो है जैन धर्म का संरक्षक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, खारवेल साहब हो गए, ये सभी क्या है? जैन धर्म के सपोर्टर थे। ये बताना है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा कौन सी विशाल प्रतिमा स्थापित की? देखो, पहले तीर्थंकर कौन होते हैं? पहले तीर्थंकर होते हैं, इनका नाम होता है बाहुबली। फर्स्ट तीर्थंकर का नाम क्या था? पहले तीर्थंकर थे, इनका नाम था ऋषभ देव, सॉरी इनका नाम था ऋषभ देव। इनका नाम क्या था? इनका नाम था ऋषभ देव। ये पहले तीर्थंकर थे और इनको बैल से दिखाया था। इनके दो पुत्र हुए हैं, एक का नाम क्या है भाई? एक का नाम था बताना है सर, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करी है? तो इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम क्या था भाई? अ, इनका नाम था बाहुबली हो गया भाई, बाहुबली इनको बोला जाता है। ठीक है, और एक इनका जो है एक और पुत्र था भाई, इसका नाम नहीं। दोनों पुत्रों में क्या है? उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया है। और दोनों पुत्रों में जब उत्तराधिकार के युद्ध हुआ है तो बाहुबली हार जाते हैं। बाहुबली क्या है? हार जाते हैं। और इनको जो है क्या है? इनको लगता है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, जो भी हो इनको प्रायश्चित करना, इनको जो है क्या है? इनको ये चीज़ लगता है कि हमें युद्ध नहीं करना था। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ का प्रायश्चित किया है और ये जो है क्या है? इन्होंने कठोर तपस्या करी है। उसके बाद इन्होंने भाई क्या है? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो इनका जो है कहाँ पर स्टैचू है भाई? इनका स्टैचू है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। किसने बनवाया था? चामुंड राय ने बनवाया था। और यहाँ पर हर 12 साल में एक महामस्तिकाभिषेक, महामस्तिकाभिषेक एक जो है क्या है? एक 12 साल में इनका जो है सबसे पवित्र जो है कह सकते हो कि त्योहार होता है, इसे बोलते हैं महामस्तिकाभिषेक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको किसने बनवाया था? चामुंड राय ने बनाया था। चामुंड राय कौन है? गंग राजा है। ठीक है, चामुंड राय। तो ये क्या है? विंध्यगिरि पर्वत को काटकर बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण क्या रहे? बौद्ध धर्म के क्या रीजन रहे कि भारत में विस्तार किया है? क्वेश्चन नंबर 158, बताओ। सर 11 बजे टीन रहने दीजिए, टाइम रहने दीजिए, डिजिट नो चेंज। चलिए अच्छा ठीक है, ओके। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन भाई क्या है? सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, सबके लिए जो है क्या है भाई? सबके लिए जो है अपील की गई है कि आओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत साधारण धर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है भाई? दलितों से कहा गया है कि भाई अभी तक जो तुम्हारे साथ जो है क्या है भेदभाव हुआ है, हमारा धर्म अपना लो, कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग हम बराबर हैं, भाई भाई की तरह रहेंगे भाई। ठीक, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई जो है क्या है, कोई जो है क्या है ये चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या है भाई? धर्म को जो है क्या है? स्पिरिट है भाई, धर्म की जो है क्या है? मिशनरी भावना है, ये भी बात सही भाई, मिशनरी भावना की तरह जो है इसको फैलाया गया है। तीसरी भाई क्या है? स्थानीय भाषा यानी पाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों को। तीसरा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सदृढ़ता, तो वैदिक भावना की इन्होंने क्या है? विरोध किया है, ना कि जो है इसका दृढ़ता किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ से? प्रवीण सिंह जी, सी इज राइट, वेरी गुड। क्लियर है? यस। चलो भाई अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ये बताना है भगवान बुद्ध ने कौन से 4 आर्य सत्यों का सत्यापन किया था, ये आपको बताना है। अगर इनको बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक इसका थ्योरी क्लास चलता है।
उसके बाद हम लोग इसका जस्ट बाद एमसीक्यू भी करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप बहुत डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। इसका फीस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, मात्र 99 इसकी फीस रखी गई है। चाहे थ्योरी पढ़िए चाहे एमसीक्यू पढ़िए, दोनों बैच साथ में परचेज करते हैं तो 149 का ये बैच आपको पड़ेगा। तो हर एग्जाम में आपके ये काम आएगा, ये भी जान रखिएगा। इसके बारे में बताना है तो इन्होंने क्या कहा भाई, बुद्ध के बारे में बताना है, 4 आर्य सत्य में। 4 आर्य सत्य में क्या है भाई, दुख है, देयर इज सफरिंग। दूसरा है दुख का क्या है भाई, कारण है। तीसरा है दुख निरोध है भाई, दुख का क्या है भाई, दुख का जो है निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग भी है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा भाई, देखो लोग जो है क्या है चारों तरफ दुखी हैं, रोग क्या है, दुख है। दुख का कारण क्या है, तृष्णा। दुख का कारण क्या है, तृष्णा। तृष्णा बोले तो इच्छा, अगर सोचो कोई इच्छा ही ना हो, किसी चीज के पाने की इच्छा ही ना हो तो आदमी दुखी ही क्यों रहे, ठीक है। फिर उन्होंने भाई क्या है इसका मार्ग बताया है, ठीक है, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग बताया है। मार्ग क्या बताया है, अष्टांगिक मार्ग बताया है। कौन सा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में क्या कहा भाई कि सम्यक दृष्टि, अपनी दृष्टि सही रखो। सम्यक ज्ञान, अपना ज्ञान सही रखो। सम्यक आचरण, अपना आचरण सही रखो। सम्यक वाक, अपनी वाणी सही रखो। ऐसा ना बोलो कि पता चले कि तुम पिट गए, है ना। सम्यक व्यायाम, भाई टाइम से व्यायाम करना है। सम्यक भोजन, टाइम से खाना खाना है। सम्यक शयन, टाइम से सो जाना है, ठीक है। तो ऐसा करके इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1459। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट सीरीज, ठीक है। तो पहला है भाई दुख है, दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है। दुख का क्या है, कारण भी होगा कुछ ना कुछ। तो दुख, दुख का कारण है, ठीक है। तो दुख का कारण क्या है भाई, दुख का कारण है तृष्णा, ठीक है। तो इसका आंसर बताना भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग भी है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक, ए डी बी सी इज राइट। थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन बना हुआ है जी। कमेंट देखा जाए भाई। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करना है आप सभी लोगों को भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक शेयर करने का। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है कि गौतम बुद्ध के बारे में बताना है कि क्या जो है सत्य है, इनके बारे में बताना है क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन है ही बिलीव इन कर्मा। ये क्या है भाई, कर्म में विश्वास करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ही बिलीव्ड इन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोयल, ये बात है भाई। तीसरा ऑप्शन ही बिलीव्ड इन द अंटर अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये आपको बताना है। तो बुद्ध के बारे में बताना है क्या सही है, ये आपको बताना है। देखो अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसोगे, तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप सभी लोग करें भाई, ठीक है। इसके बारे में बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 मिनट और क्लास चली भाई अभी भाई, 15 मिनट और। 1 2 3 सभी लोगों का आ रहा भाई, ए ऑप्शन 1 2 3। चलो देखते हैं भाई। तो पहला क्या है, कर्म में विश्वास, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि आत्मा क्या है भाई, शरीर खत्म आत्मा खत्म, यानी आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। दूसरा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते, ये भी बात सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है, ये बताना है बुद्ध की जो है, बुद्ध की माँ किस वंश की थी, बुद्ध के पिता किस वंश के थे भाई। बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन। ये किस जो है वंश के थे, तो ये थे शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। महामाया, ठीक है। इनकी माता का नाम था महामाया। और महामाया का जो है क्या है, इनके जन्म के बाद, इनके जन्म के 7 दिनों बाद महामाया की डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर इनकी जो मौसी होती है प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका जो है लालन पोषण किया, इनको पाल पोस के बड़ा किया। इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रजापति गौतमी है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो बताना गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है, तो कोली वंश से संबंधित है। पिता कौन से वंश से थे भाई, पिता का नाम है शुद्धोदन। शुद्धोदन ये किस वंश के थे भाई, ये थे साक्यगढ़ के मुखिया थे शुद्धोधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66। राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर आगे चलते हैं भाई, क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। अब ये बताना है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, ये किससे अभिलेख से पता चलता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, ये किसके बारे में पता चलता है। तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन हर्ष, चौथा ऑप्शन धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था, ठीक है। त्रिपक्षी संघर्ष में किसने भाग लिया, धर्मपाल ने लिया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था, इनका दरबारी कवि कौन है, बाणभट्टा है, ठीक है। इनकी नाटक कौन है, प्रियदर्शिका, नागानंदा, रत्नावली। बाणभट्ट ने क्या लिखा था, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, ये दो नाटक इन्होंने लिखे थे भाई, ठीक है। तो राइट से क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस अशोक का एक अभिलेख है रूमन देई अभिलेख। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रूमन देई अभिलेख। ये है अशोक का।
इसमें हमें जानकारी मिलती है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भाई, इसका आंसर हो जाएगा राइट, आंसर इज ए, ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन बताना है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी भाई? 83 ईयर्स में हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो ये क्या है भाई, जो है क्या है, मल्ल महाजनपद में। कहाँ पर हुआ था? मल्ल महाजनपद में हुआ था। कुशीनगर है, कुशीनगर में है मल्ल महाजनपद, यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, 80 साल की अवस्था में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ए, ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन इज राइट। राइट आंसर इज ए। अब आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हम लोग एंड ही करने वाले हैं, 10 मिनट बाद आपकी क्लास हो जाएगी एंड। 10 मिनट और रुक जाइए बस। ये बताना है, ये किसने कहा कि संसार अस्थिर एवं क्षणिक है? ये बात किसने कही? तो वो बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धिज्म में कहा गया है कि भाई देखो, सब कुछ क्या है, बदल रहा है। सब कुछ क्या है, बहुत तेजी से बदल रहा है। संसार क्या है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। आज जो है कल नहीं है भाई। ये बात किसने कही? बुद्धिज्म में कही गई। किसमें कही गई? बुद्धिज्म में कही गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? राइट आंसर इज ए। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा। या जो है बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, त्रिपिटक क्या है भाई? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, या क्या है? ये है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी जो है क्या है, टीचिंग्स है, ऐसे कह सकते हैं, इसकी रचना हुई। तो विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म में प्रवेश संबंधी नियम बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो इसके नियम बताए गए हैं विनय पिटक में। ठीक है, नियम। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इसे बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। और अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध की फिलॉसफी है, दर्शन। ये क्या है, फिलॉसफी या दर्शन स्थित है। तो बताना है त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ इज राइट। बुद्ध धम्म संघ इज राइट। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक? आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? इस बार अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर याद करें तो आपसे जो क्या है भाई, बौद्ध संगीतियों का क्रम पूछा गया था। ठीक है, बौद्ध संगीतियों का क्रम पूछा गया था। तो पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये आपको बताना है। राइट सरीज। तो पहला ऑप्शन अनिरुद्ध, अजातशत्रु, बिंबिसार, या जो है उदयभद्र। तो किसके समय हुई थी प्रथम जैन बौद्ध संगीति? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अजातशत्रु के समय हुई थी। 483 बीसी में हुई थी, बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 बीसी में अजातशत्रु के समय हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष का नाम था, इनका नाम क्या था भाई? महाकश्यप। महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी भाई? ये हुई थी राजगृह में। ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और राजा कौन थे भाई? अजातशत्रु थे। 483 बीसी में हुई थी। और इसमें क्या है, अब विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताना है, अशोक के तृतीय अभिलेख में तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? तो पहला ऑप्शन है अशोक के अभिलेख में, दीपवंश, महावंश, या दिव्यावदान में। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी, 255 बीसी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता करी थी मोगली पुत्तिस ने। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोगली पुत्तिस, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से में जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 192। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन राइट। 2 and 3 इज राइट। 2 and 3 इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। तो दीपवंश और कौन सा भाई? महावंश में जानकारी मिलती है अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति। ओके,
ये बताना है बौद्ध धर्म में जो है संघ जीवन के नियम कहाँ पर मिलते हैं, ये आपको बताना है। बताओ भाई। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है, दर्शन मिलता है, बुद्ध का दर्शन। और नियम कहाँ पे मिलते हैं, विनय पिटक में नियम मिलते हैं। सुत्त पिटक में क्या मिलते हैं भाई, सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलती हैं, टीचिंग्स मिलती हैं, शिक्षा, शिक्षा या टीचिंग मिलती है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज बी, ऑप्शन इज राइट, इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलंद पन्हो के बारे में बताना है। मिलंद पन्हो क्या है, तो पहला ऑप्शन संस्कृत प्रेय है, दूसरा ऑप्शन जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, या तो मिलंद पन्हो में क्या है, राजा मिलांडर है, मिलांडर। मिलांडर कौन है, हिंद यवन शासक है मिलांडर। और इनके बीच में, किसके बीच में वार्ता हुई, नागसेन, नागसेन के बीच में वार्ता हुई है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिलंदपन हो। ठीक है, तो ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये क्या है भाई, ये एक पाली ग्रंथ है, इसे जो है मिलांडर भी बोला जाता है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन एंड करने से पहले अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहले इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ जाए इसके पीडीएफ के लिए। अगर आप हमारे एंशियंट हिस्ट्री के थ्योरी बैच के साथ जुड़े, मतलब क्या है, जीएस का सेगमेंट हम लोग एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री इसके बाद स्टार्ट होगा। तो आप एंशियंट हिस्ट्री से हमारे साथ जीएस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें आपको जीएस की ये ऑल इन वन बैच है, हर एग्जाम के लिए जो है ये वैलिड है, ये जीएस को ऑल इन वन बैच है। इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, मैं खुद आपको डेली लाइव आकर 10 बजे जो है आपकी लाइव क्लास होती है एप्लीकेशन पर। इसमें आप डाउट सेशन भी पूछ सकते हो, क्लास पीडीएफ मिलेगी और बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। केवल इसका फी रखा गया है 99। दूसरा है इसका जो है एंशियंट हिस्ट्री का पीवाईक्यू बैच है। इसमें जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कोई डाउट होता है तो तुरंत आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हो और काफ़ी जो है डिटेल में क्लास चलती है। ठीक है, तो इसमें आप बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसमें आपको रिवीजन प्लस पीवाईक्यू दोनों होगा। तो दोनों बैच अलग अलग खरीदते हो तो 99 के हैं। अगर इन दोनों बैच को आप कंबाइन करके खरीदते हो तो 149 के, तो इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर हो जाएगा। कोई समस्या है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर करते हैं एंड। कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस क्लास का पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एटलीस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव भी वहाँ पर चलेंगे, तो फ्री इनिशिएटिव के लिए भी जो है आप वहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार आप लोगों की जो नाइट वाली क्लास है हो सकता है एप्लीकेशन पर चले, तो एप्लीकेशन जरूर से जरूर डाउनलोड करके रखिए। जी, ठीक है भाई, गुड नाइट सभी लोगों को, हर हर महादेव। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, रिकॉर्डेड देखते हो चाहे जैसे भी देखते हो तो आप पूछ लेना जैसा भी है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा, यूपी 64। ठीक है, नित्या ठाकुर। जी, ओके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप मुझसे, डायरेक्ट आप कनेक्ट भी हो सकते हो व्हाट्सएप पे भी। थैंक यू सो मच।